हाहाकारो महानासीत् दौदासीन्यं च सर्वशः अभूवं विकलोतीव तदाहं तद्विमोहितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपका परिचय सूर्य नारायण 16 जुलाई 2026 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से इस बात का चिंतन आज के इस कार्यक्रम में होगा। मैंने कल इस विषय पे कार्यक्रम बनाया था कि कर्क राशि में जैसे आएंगे तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को अस्त करेंगे, और ये बात आप ज्योतिष प्रेमियों को बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्य नारायण कर्क राशि में आते हैं वह दक्षिणायन में प्रवेश कर जाते हैं। अब कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, जब तक वो मकर राशि को प्राप्त नहीं कर जाएंगे तब तक, वो मकर राशि को जब तक पार नहीं कर जाएंगे तब तक वो दक्षिणायन होते हैं। मकर संक्रांति वाली बात। फिर क्या कहा कि जब सूर्य का दक्षिणायन में प्रवेश होता है, शास्त्र में बात आई है कि जब सूर्य का दक्षिणायन में प्रवेश होता है, अर्थात अगर 16 जुलाई को सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उस दिन पूरा 6 घंटा सुबह का, मतलब जिस समय संभवतः ये शाम को इनका प्रवेश हो रहा है ना, तो पूरा दिन 16 तारीख को ही आप दिन में ही मान के चलिए कि पूरा ये पुण्य का काल होगा। कई बार तो 12 घंटा भी कुछ आचार्य लिख देते हैं। पुण्य का काल होता है, संक्रांति काल को पुण्य का काल कहा गया है, और पुण्य काल में मंत्र जप और कोई भी ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप बड़ा ही श्रेष्ठ और शुद्ध फल देने वाला होता है ना, ये बात याद रखिए। फिर क्या कहा कि जब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करते हो तो दक्षिणायन में प्रवेश अगर वो 16 जुलाई को कर रहे हैं तो 16, 17 और 18 ये पूरा 3 दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कृत्य और इस तरीके कोई भी कृत्य करने से बचना चाहिए। 3 दिन तक कोई भी मांगलिक कृत्य नहीं करना चाहिए जब सूर्य दक्षिणायन में चले जाते हैं। मैंने अपने कुंडली विश्लेषण वाले चैनल पे इस विषय पे बहुत गंभीरता से प्रत्येक कुंडली अध्ययन में बताया है कि सूर्य का दक्षिणायन में जाना जरूर चिंता का विषय किसी भी जातक की कुंडली के लिए होता है, पर सामान्यतया ये बात भी समझ में आती है कि ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुरोधा हुए हैं जो दक्षिणायन में जन्म लिए हैं और बड़े मजबूत हुए हैं, पर फिर भी सूर्य का दूर जाना कहीं ना कहीं जातक में ऊर्जा का संचार थोड़ा कम तो करता है। हमारी बात आज इस विषय पे होने वाली है। ये कार्यक्रम 3 हिस्सों में विभाजित होगा। पहले हिस्से में मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी किन भावों में बैठकर आपको निश्चित रूप से बेहतरीन भाग्य वाला इंसान बना देते हैं। ये पहला हिस्सा होगा कार्यक्रम का। दूसरा हिस्सा इस बात पे चर्चा करेगा कि सूर्य देव का 16 जुलाई 2026 से लेकर 16 अगस्त 2026 तक कर्क राशि में रहकर किस तरीके का परिणाम सभी राशियों के लिए करने वाले हैं, और अंतिम में कार्यक्रम का श्लोक का अर्थ जो मैं सामान्यतया बताता हूं। बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले बात करेंगे भाग्य भाव के स्वामी। आपकी कुंडली के कुछ ऐसे विशिष्ट भाव होते हैं जहां बैठते हैं तो उन्हें स्वतः ही बल मिल जाता है। बहुत गंभीरता से समझिएगा, आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन रहे होंगे भाग्य भाव को लेकर के, उसका आज क्लियर हो जाएगा भाव। सबसे पहले किसी भी जातक की कुंडली में अगर भाग्य भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठते हो, मैं एक एक इस भाव के निकट की बात करूंगा। अगर आप भाग्य भाव के सबसे निकट की बात करेंगे तो भाग्य भाव से सबसे निकट दशम स्थान है। सबसे दूर कौन है? अष्टम स्थान। भाग्य भाव से ठीक 12 घर आगे है। मतलब आपको अष्टम स्थान में आने के लिए पूरा इतना घूम कर आना पड़ेगा
तब जाकर आप अष्टम भाव में आएंगे। तो इस हिसाब से भाग्य भाव का सबसे सन्निकट भाव कौन हुआ? दशम स्थान। इसका अर्थ है कि यहाँ पे दो सिद्धांत काम करेंगे कि कोई भी ग्रह अगर अपने भाव से ठीक दूसरे भाव में जाता है तो कम से कम वो धनदायक तो निश्चित रूप से हो जाता है। ये सबसे बेसिक परिणाम एक किसी भी ग्रह का मिल जाता है या किसी भी भाव के स्वामी का मिल जाता है। तो अगर जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति को भाग्यशाली बना देते हैं। इसका कारण है कि ये सिर्फ भावों का, ग्रहों का संबंध नहीं होता, अपितु वह सबसे मजबूत त्रिकोण का संबंध सबसे मजबूत केंद्र से होता है। इस कारण से ये जातक के जीवन को बहुत मजबूती और बेहतरीन तरीके से प्रभावित करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अगर भाग्य भाव के स्वामी, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत छोटे स्तर का अंतर होगा। कुछ आचार्य ये कहते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी लाभ में बैठेगा तो बड़ा बेहतरीन परिणाम करेगा, पर कुछ प्रतिष्ठित आचार्य ये कहते हैं कि भाग्य के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना पापी फल देने वाला होता है और भाग्य को कई बार संघर्ष में लेके जाता है, क्योंकि भाग्य भाव है शुभ भाव और एकादशवां भाव है पापी भाव। इस वजह से कि अगर शुभ भाव का स्वामी किसी पापी भाव में बैठेगा तो वो उस पापी भाव से प्रभावित होने के कारण अपने प्रभावों में भी पाप प्रभाव की वृद्धि करेगा। और ये बात सही भी मालूम पड़ती है, ये तर्कसंगत भी है और स्पष्ट भी है। इस आधार पर अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हैं तो थोड़े बहुत संशयों के साथ वो परिणाम करेंगे। अब एक बात और है, भाग्य भाव के स्वामी सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम कब करेंगे? अगर भाग्य भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो और वो 12वें भाव में बैठा हो तब वो निश्चित रूप से व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन अगर कोई भाग्य भाव का स्वामी पापक ग्रह हो, शनि मंगल, और अगर वो 12वें भाव में बैठे हैं तो निस्संदेह वो भाग्य को कमजोर करेगा। स्पष्ट है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अच्छा मिल गया। अभी ये दोनों भाव कंफ्यूजन में है या यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता, यहाँ पे कोई कंडीशन है तब जाकर के आपको भाग्य भाव का स्वामी अच्छा फल करेगा। जबकि नवमेश कोई भी हो अगर दशम में बैठ रहा है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है। जबकि नवमेश अगर कोई शुभ ग्रह है और एकादशवें भाव में बैठ रहा है मतलब वो कंडीशन है। अगर नवमेश कोई शुभ ग्रह है और 12वें भाव में बैठ रहा है मतलब ये कंडीशन कमजोर है, ये ठीक नहीं है, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। आगे बढ़ के क्या करते हैं, नवम भाव का स्वामी किसी भी स्थिति में अगर लग्न से बैठ जाए, लग्न से संबंध बना ले, तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ धार्मिक भी बनाता है। स्पष्ट। अगर भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यहां भी भाग्य की चिंता तो निश्चित रूप से मिल जाती है। और इसका स्पष्ट कारण है कि वहां पे भाग्य भाव का स्वामी अपने से 6वें भाव की यात्रा कर रहा है और कहीं ना कहीं वो द्वितीय भाव मारक का होता है, तो वो मारक के प्रभाव से या मारक भाव से प्रभावित होने के कारण मारक असर में जरूर आ जाएगा। इसमें जरा भी संशय आपको नहीं करना चाहिए कि अगर भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में जा रहे हैं तो थोड़े बहुत संघर्षों के साथ ही वो परिणाम देने वाले बनेंगे। विचार करिए, भाग्य भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाए तो भाग्य भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में जाएगा तो वापस वो उसी भाव को देखेगा तो 25% की कमजोरी के साथ 75% तक भाग्य के उपलब्धि का योग लगा देगा। अर्थात भाग्येश का तीसरे भाव में जाना 75% तक अच्छा होता है। उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में आना, अगर यहाँ अच्छा था चूंकि ये त्रिकोण है, यहाँ अच्छा था चूंकि ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, उसी तरीके से भाग्य भाव के स्वामी का संबंध अगर चतुर्थ भाव में बन रहा है, भाग्येश अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये आपको बेहतरीन और बड़ा ही सुखी छत्र चमर से युक्त बना देते हैं। इसका अर्थ है कि नवमेश का चतुर्थ भाव में जाना भी बहुत अच्छा होता है। क्लियर है? उसी तरीके से नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना भी बड़ा ही शुद्ध परिणाम करते देखा जाता है। अब यहाँ पे दो अंतर है जो मैं स्पष्ट करूंगा। नवम भाव के स्वामी एकादशवें में बैठ रहे थे तो पंचम को देखेंगे तो ये थोड़ी कमजोरी के साथ थे, लेकिन अगर नवम का स्वामी पंचम में बैठ गया तो ये पूर्णतया टोटल बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। त्रिकोण का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ रहा है तो ये इससे ज्यादा अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। इसका अर्थ होगा कि नवमेश का पंचम भाव में बैठना 100% तक जातक को भाग्यशाली बना देगा। बाकी ये दो भाव अष्टम और छठा ये जातक के कुंडली को संघर्ष में लेके जाते हैं, डीप नीचे लेके जाते हैं। जबकि भाग्य भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ रहा है
तो ये भी व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, पर सामान्यतया थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ। अब कंडीशन यहां भी लागू होगी, कार्यक्रम थोड़ा बड़ा होगा, इसको देख लीजिएगा डबल स्पीड पे करके। अगर केंद्र में बनने वाली राशि 3, 6, 9 और 12 है, और अगर भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो निसंदेह ये कमजोर और खराब बात होगी। अगर गुरु हैं तो सबसे ज्यादा खराब होगा, अगर शुक्र हैं तो उससे कम खराब होगा, अगर बुध है तो उससे कम खराब होगा, अगर भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा है और सप्तम में बैठे हैं तो थोड़ा कम खराब होगा। सबसे कम खराब चंद्रमा का बैठना। अगर इसके अतिरिक्त मतलब द्विस्वाभाविक राशि नहीं है और बाकी अन्य 1, 4, 7, 10 या 2, 5, 8, 11 बना है, तब आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको भाग्यशाली भाग्य भाव का स्वामी यहाँ बैठकर बना देंगे। जैसे ये कुंडली 1, 4, 7, 10 की बनी है, भाग्य भाव का स्वामी सप्तम में बैठा, अगर बैठते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जो जातक के भाग्य को प्रबलता देने वाली होगी। भगवान, ये कार्यक्रम जो मैंने बनाया है ये सभी लोगों के लिए था। अब इस कार्यक्रम के दूसरे फेज से आपका परिचय करा देता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के दूसरे हिस्से से आपका परिचय कराते हैं, जहां हमारी चर्चा सूर्यदेव के कर्क राशि में गोचर से संबंधित बातों पे केंद्रित होगी। सूर्य कर्क राशि में, और ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लिए कैसे रहेंगे, इसको बहुत ही गुम्फित स्वर में बता देता हूं, बहुत ट्रिकी। सबसे पहले कि एक एक राशि पे भी बताऊंगा, पर सूर्य आपके चंद्रमा जहां कुंडली में आपके बैठे हैं, वहां से किन किन भावों में अगर सूर्य जाते हैं, फॉल करते हैं गोचर वसात, गोचर में, तो अच्छा फल करते हैं। तो याद रखिए, सूर्य अगर आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, चंद्रमा जहां बैठे हैं, अगर आज सूर्य कर्क राशि में हैं, तो आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा से वो किस घर में जा रहे हैं। अगर वो चंद्रमा से तीसरे घर में जा रहे हैं, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर में बैठे हैं, यानी कि तीसरे घर में। उसके बाद अगर सूर्य आपके मूल जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 6वें घर में जा रहे हैं, मतलब अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, मतलब अगर 11 नंबर की राशि में अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो ये सूर्य आपके लिए अच्छे साबित होंगे। और विस्तार बताऊंगा, कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा। उसके बाद क्या कहा, दशम स्थान, मतलब अगर सूर्य कर्क राशि में है तो ये दशम स्थान अर्थात तुला राशि में, जिनके चंद्रमा तुला राशि में होंगे, क्योंकि यहां से दशम स्थान में कर्क राशि पड़ती है, तो चंद्रमा जिनकी कुंडली में तुला राशि में बैठे होंगे, उनके लिए कर्क राशि के सूर्य का गोचर लाभप्रद रहने वाला है। और 11वें भाव में अगर चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है आपकी कुंडली में, और वर्तमान में चूंकि सूर्य कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं 16 जुलाई से, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भगवान, एक बात और भी कहता हूं, अगर मैंने अच्छा कहा है, इसका अर्थ है कि आपका सत्कर्म और भी ज्यादा श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाएगा। और अगर मैंने जिनका जिनका नाम नहीं लिया है, मैं गोल घेरा लगा देता हूं, इनको अच्छा कहा है, इनको अच्छा कहा है, और इनको अच्छा कहा है, और साथ ही साथ इनको अच्छा कहा है। इसके अतिरिक्त जहां मैंने गोल घेरा नहीं लगाया है, उनको सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ होगा कि 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, इन राशियों को अपने निवेश, अपनी मित्रता, अपना दाम्पत्य, अपनी विदेश यात्रा, अपना जो आपके कलीग हैं, जो आपका व्यापारी है जिससे आपका व्यापार चलता है, जो आपका पार्टनर है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपका रूटीन है, जो आपकी नौकरी है, जो आपकी तैयारी है, जो आपका स्वास्थ्य है, इन सब पर विशेष ध्यान देना होगा। बाकी सूर्य का गोचर इन राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा, सकारात्मक परिणाम देंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पर हमें सावधान होकर के इसलिए चलना होगा कि क्योंकि ये कई बार अत्यंत आत्मविश्वास की वृद्धि करा करके आपसे नुकसान का भी दंश झिलवा सकते हैं। तो सावधानी यहां पे रखनी होगी। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक सूर्य नारायण कर्क राशि में गोचर करेंगे,
गुरु के प्रभाव के साथ जब रहेंगे ये, तो गुरु को अस्त भी करेंगे। और मैंने कल इस पे विशेष रूप से कार्यक्रम बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, उस कार्यक्रम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं एक एक राशियों की विस्तार से। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण का कर्क राशि में गोचर कैसा रहने वाला है। मैंने पूर्व में कहा है अच्छा नहीं है। आपके चौथे राशि से गोचर कर रहे हैं, मेष राशि आपकी कुंडली है और कर्क राशि में गोचर इनका मानसिक शांति को भंग कर सकता है। पहले नंबर पे मतलब हमें अपने मन को शांत रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, परिवार को समय देना है, हो सके तो किसी तीर्थ पर जाकर घुमाएंगे। शिमला मसूरी नैनीताल की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, तीर्थ की बात कर रहा हूँ। शिमला में भी अगर कोई तीर्थ है तो जाइए, मसूरी में भी अगर कोई तीर्थ है तो जाइए, नैनीताल में भी अगर कोई देवता नैना माता पता जो भी मंदिर है मैं नहीं जानता उतना, तो आप जरूर जाइए। पर यहाँ पे आपको विशेषतया तीर्थ का दर्शन करना चाहिए, एडवेंचर वाली जगहों पे जाने से बचना चाहिए। मेष राशि के जातकों को घर में कलह का वातावरण न बने, इसका भी ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य पे पूरा फोकस करना होगा। माता पिता के संबंध आपस में कैसे हैं, माता और पिता, आपके संबंध माता और पिता की बात नहीं कर रहा, माता और पिता के संबंध आपस में कैसे हैं, इसको फिर से एक बार चेक करने की आवश्यकता होगी। मतलब उन लोगों के बीच का मतभेद आपकी चिंता न बढ़ा दे, इसकी भी बात समझनी होगी। मेष राशि के जातकों को गृह क्लेश से बचना होगा। नींद अच्छी लेनी चाहिए, नींद अच्छी लीजिए, नींद के साथ कोई समझौता मत करिए। कोशिश करिए समय पे सो जाएं, समय पे जग जाएं, इससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। तो ये मैंने मेष राशि के लिए बात की है। नौकरी, जो लोग नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, वैकेंसी आएगी, आप पक्ष में आपका निर्णय रहेगा, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। कुछ बार ऐसा समाज में आपका प्रभाव बनेगा कि बाहर से देखने पर समाज के लोग कहेंगे कि इनका घर बड़ा बढ़िया है, शुद्ध है, शांत है, बड़ा कोई कलह नहीं है। पर आप ही ये बात जानते हैं कि आपके घर में आप कितना कलह और द्वंद्व झेल रहे हैं, या कितने अंतर्द्वंद से आप अपना जीवन बिता रहे हैं। उसी को पाटने की आवश्यकता है, उसी को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस तरीके की बात दिखाई दे रही है। ठीक करना चाहते हैं इनको तो घर की सफाई खुद से करिए। सबसे बढ़िया बात आप अपने घर की सफाई खुद से करिए, झाड़ू पोछा खुद से लगाइए। अब बात वृष राशि की करता हूं। वृष राशि के लिए मैंने कहा है पहले ही कि अच्छे हैं, मतलब भाई का सुख मिले, कम्युनिकेशन बेहतर हो, पराक्रम का बढ़िया लाभ मिलेगा, जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा, तीर्थ यात्रा होगी, सकारात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिव अपीयरेंस के साथ किसी के सामने उपस्थित होंगे, तात्विक बात करेंगे, दर्शन बेहतरीन हो जाएगा, दार्शनिक विचारों से प्रभावित होंगे। इस दौरान किसी बड़े अच्छे व्यक्ति के साथ मिलना हो सकता है, सामाजिकता बढ़ेगी, लोगों से मेल जोल अच्छा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो सबके साथ बहुत ही एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामान्य बात है। लोग आपके पास आना चाहेंगे, दोस्ती का, मित्रता का हाथ आपके सामने लोग बढ़ा सकते हैं। मेहनत करने में मन लगेगा और आपका मेहनत पे विश्वास भी जागेगा। तो ये सारी चीजें वृष राशि के जातकों को मिलने वाली है। अगर इसको और भी ज्यादा ठीक करना चाहते हैं तो सूर्य को 12 बार जल दिया करिए, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य को 12 बार जल अर्पित करिए। क्लियर है? मिथुन राशि की बात करता हूं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव होता है संपत्ति का, पिता की संपत्ति का, कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपके मुखड़े का, आपकी जो वाणी निकल रही है, जो भोजन आप कर रहे हैं, तो मसालेदार चीज़ों से बचना होगा। बाजार के सामान से अपने आप को दूर बना के रखिए। पैतृक संपत्ति की थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। तत्व को समझिए, जीवन के अर्थ को समझिए, दर्शन को समझिए, नैतिकता का पालन करिए। हालांकि इस दौरान आपकी कुंडली में द्वितीय भाव से गुरु और सूर्य का गोचर है, तो ये कई बार आपके जीवन के देखने का दृष्टिकोण जो है वो नज़रिया बड़ा ही शुद्ध हो जाएगा और सत्य बोलने के माहिर हो जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि अगले 1 महीने तक, मतलब 16 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक आप सत्य बोलने से और सत्य का सहयोग करने से पीछे नहीं हटना चाहेंगे। हो सकता है आप पीछे मैनेज करते हों, पर अब 1 महीना आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आप इस 1 महीने में कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव अपने अंदर रख लें जिसको आप जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, उसको लगातार बनाकर रखने की पूरी कोशिश और प्रयास करेंगे। मिथुन राशि है ना। पर हाँ, बोलने में, बातचीत
के बाद जो एंड होता है प्रेजेंटेशन में, इस पे ध्यान देना होगा। धन बचाने में, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में, इन सभी विषयों पे ध्यान देना होगा। मिथुन राशि के जातकों को अगर इसे और भी ज़्यादा ठीक करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को मीठी चीज़ों का दान करिए। गुड़ हो जाए, शहद हो जाए, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। इसी पे गोचर है सूर्य का, और कर्क राशि में सूर्य भी हैं। याद करिए, जब मैंने कर्क राशि के सूर्य के गोचर के बारे में बात की थी आपसे, तो आपसे ये बताया था कि कर्क राशि के ऊपर सूर्य गुरु का गोचर घर से दूर लेके जा सकता है। कर्क राशि में ही गुरु अस्त भी होंगे, मतलब आपके प्रभावों में कमजोरी आएगी, क्योंकि आपके प्रभाव में इसलिए कमजोरी आएगी कि आपकी राशि में बैठा कोई एक ग्रह है जो बहुत तीव्र गति से चमक रहा है और किसी एक को कमजोर और परेशान कर रहा है। तो आप भी उससे परेशान होंगे, क्योंकि बहुत ही भयंकर आकाशीय घटना है जो आपकी ही राशि पे घटित हो रही है। तो हमें यहाँ अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, व्यवस्था को सावधान करना होगा। पीठ पीछे षड्यंत्र को सावधान करना होगा, शत्रुओं से सावधान होना होगा, अपनी रणनीति बनाकर रखनी होगी। परफॉर्मेंस पहले से सेट करके रखिए, फील्डिंग सेट करके रखिए, गड़बड़ नहीं होने देना है। एकदम बिल्कुल मुस्तैदी के साथ सारी चीज़ें होनी चाहिए नवंबर दिसंबर तक। हालांकि अगस्त तक तो ये ज़्यादा है, क्योंकि दोनों साथ में हैं। एग्रेशन बढ़ ना जाए, इरिटेशन बढ़ ना जाए, साउंड गड़बड़ करेंगे आप, है ना, बहुत ज़्यादा लाउड हो सकते हैं, हार्श कर सकते हैं, किसी को छुएंगे तो नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें कर्क राशि के जातकों को समझना होगा। अपने अंदर हमें इस तरीके का बदलाव करना है। ठीक कैसे होंगे? ठीक हो सकते हैं गाय की सेवा करके। कर्क राशि है, गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर दीजिए। क्लियर बात है, बिल्कुल एकदम आराम से बोल रहा हूं, इसमें कोई जोड़ घटा वाली बात नहीं है। ये काम आपको फायदा करेगा। अब बात सिंह की करते हैं। सिंह राशि से 12वें घर में गोचर किए हैं, ये ठीक नहीं है। यहाँ आपकी आमदनी व्यय में बदल सकती है। जो आमदनी पहले से थी, पहले से ही केतु हैं, केतु के ठीक पीछे गुरु सूर्य विराजमान है। तो कई बार आप ना अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी बढ़ा लेंगे। आमदनी बढ़ी नहीं, जिम्मेदारी बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं, खर्चे बढ़ गए। तो इस तरीके की जो चीजें होंगी वो देखने को मिल सकती हैं। कब? जब जन्म कुंडली में सिंह राशि के लिए सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे। कोई आया है, मैं 1 मिनट में मिल के आता हूं। तो ये मैं सिंह राशि के बारे में बता रहा था। आपकी राशि से 12वें गए हैं भाई, सामान्यतः आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, तो लग्नेश अगर 12वें जाएगा तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा। राशि का स्वामी अगर 12वें जा रहा है तो नुकसान तो करेगा ही। इस वजह से हमें इसका चिंतन करना होगा, हमें यहाँ सावधान होना होगा। कई बार होता है ना, बेवजह की चीज़ें हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हमें पता है कि हम ये नहीं कर सकते, पर फिर भी उसकी जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं। ऐसा 1 महीने तक हो सकता है सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के साथ। इसको ठीक करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके देवी मैया के मंदिर का दर्शन करें, ताकि आपसे कोई जानबूझ करके भी कोई सही गलती ना हो। इसका ध्यान रखना होगा। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए मैंने कहा था अच्छा है, क्योंकि राशि से एकादश में है। तो आपकी आमदनी के नए स्रोत, क्योंकि एकादशवां भाव जब आपकी राशि से बलवान हो, या एकादशवें भाव में जब सूर्य फॉल करते हों, गोचर में जाते हों, तो आम धनार्जन के कई सारे स्रोत जनरेट हो जाते हैं। और ये तो और भी बात है कि चलो जनरेट होते हैं आमदनी के स्रोत, इसमें बजट बनाकर व्यक्ति जो है वो समझदारी से व्यय भी करता है। इतना ही नहीं, बजट बनाता है, समझदारी से व्यय करता है, और समाज में उसको लगाता भी है, क्योंकि एकादशवां भाव समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी का भी होता है। तो अगर वहां पे सूर्य नारायण का प्रभाव जा रहा है तो कुछ इस तरीके का प्रभाव, ये लाभ है, तो धन आएगा तो भाई आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, थोड़ा समाज में भी दे देते हैं, धर्म में रुचि है, परोपकार में जाएगा। तो ये सारी बातें दिखाई दे रही हैं। मतलब कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का कर्क राशि में गोचर बड़ा ही शुद्ध और बेहतरीन परिणाम करेगा। धन, मान, संतान, नौकरी, प्रमोशन, अपने मन के मुताबिक काम करना, मन के मुताबिक सांसारिक वस्तुओं का खरीद विक्रय करना, ये सारी बातें कर्क राशि के जीवन में होने वाली है। निवेश वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा। इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो हो सके तो सूर्य नारायण को आदित्य हृदय पढ़ा दीजिए, सुना दीजिए, है ना। लाल चंदन की माला स्वयं गले में धारण करिए, सूर्य को अर्घ दिया करिए। ये बात मैंने कही। तुला राशि के लिए राशि से दशमस्थ हैं। अब याद रखिए कि सूर्य जो होते हैं वो दशम स्थान में उनका विशेष प्रभाव होता है।
आपकी राशि और लग्न से अगर दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी सामाजिकता और भी ज़्यादा बढ़ेगी मजबूती से। आपका बॉस के साथ संबंध अच्छा होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुल गोत्र का नाम आपके कारण रोशन होगा, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। हो सकता है पहली बार परीक्षा दें, पहली बार में ही आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर लें, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, सरकारी नौकरी के योग बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, बिना किसी झंझट के सारा काम बन जाएगा आसानी से। मतलब तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर श्रेष्ठ परिणाम करने वाला होगा। प्रेम, दाम्पत्य, परिवार, अच्छा का मतलब अच्छा होता है, मैं इतना ही जानता हूं। अगर मैंने अच्छा कहा तो अच्छा है, जहां थोड़ा बुरा कहा है वहां पे आपको हर एक मामले में थोड़ा स्वास्थ्य भी परेशान करेगा, जहां निगेटिव कहा है वहां पे हर तरीके से आपको परेशानी हो सकती है या सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। ये नवम स्थान का गोचर है, तो एक पक्षीय अच्छा परिणाम हो सकता है। हो सकता है कि आप तो अच्छे हैं, पर सामने वाला आपके प्रति आपकी लाख अच्छाइयों के बाद आपने कई बार महसूस किया होगा कि लोग कहते हैं पंडित जी मैं तो सबके लिए अच्छा हूं, पर मेरे लिए कोई अच्छा नहीं, मैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता हूं। तो ऐसी ही स्थिति होती है जब सूर्य आपकी राशि से नवम पंचम में जाते हैं, तो आप भाइयों के लिए अच्छे हैं पर भाई आपके लिए अच्छा नहीं है। तो एक तरफा वो प्रेम है, आप प्रेम के लिए अच्छे हैं, पत्नी के लिए अच्छे हैं, पति के लिए अच्छे हैं, पर उधर से कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके का परिणाम वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में सूर्य नारायण कर्क राशि में बैठकर करेंगे। यहां पे आपको बहुत सटीक होकर के निवेश करना है, अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना है, पत्नी को समय दीजिए, पति को समय दीजिए। जो निवेश आप बाजार में विषय के लिए कर रहे हैं, वस्तु के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे महिला और पुरुष पे आपका ध्यान जा रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर है व्याभिचारिता का दोष समाप्त करिए और स्वयं पे उसका पालन करिए। स्वयं को समय दीजिए, घर पे समय दीजिए, क्योंकि ऐसी गलतियां वो कई बार करा सकते हैं। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों में कई बार काम उत्तेजक भावनाएं बढ़ जाएंगी, या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति दान पुण्य पूजा पाठ करे तो लोगों को बताता चले मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वृश्चिक राशि के जातकों को करना होगा। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो इस दौरान आपको आदित्य हृदय मैंने बताया है, ये भी कर सकते हैं, या सूर्य अष्टक, सूर्य जी के भगवान के जो नाम है उनका भी आप स्मरण कर सकते हैं। अगर नहीं बने तो सिर्फ आप साष्टांग प्रणाम भी कर लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि से 8वें गोचर कर रहे हैं, धनु राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रिसर्च प्रभावित हो सकता है, कंसंट्रेशन लूज हो सकता है, समाज में किरकिरी थोड़ी हो सकती है, प्रतिष्ठा में प्रश्न चिन्ह की स्थिति आ सकती है, इंक्वायरी बैठ जाएगी, जो आपने नहीं किया है वो भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो एक महीने यानी कि 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक निश्चित रूप से धनु राशि धनु लग्न के जातकों को सावधान होना होगा, और समय से सोना, समय से जागना करना होगा, घर की सफाई खुद से करनी होगी, आदित्य हृदय का पाठ करना होगा, केसर और लाल चंदन स्वयं मस्तक पे लगाना होगा। यह धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए मैंने बताया है। मकर राशि के तो सामने ही है, एकदम बिल्कुल कर्क और मकर का संबंध आमने सामने चौथे 7वें समसप्तक का बन रहा है। यहाँ पे आपको अपनी दिनचर्या, अपनी वाणी, अपने पड़ोस, आपका दाम्पत्य, आपका व्यापार, आपका बच्चा, इन सबके साथ आपका इरिटेशन बढ़ ना जाए, देख करके ही कई बार गुस्सा आ जाए। आप माइनस में जा रहे हैं, ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस की स्थिति कमज़ोर है और उसका प्रभाव आपके परिवार पे पड़ रहा है। टारगेट पूरा आपने नहीं किया है और नुकसान उसका आपके घर के माहौल पे पड़ रहा है। इसको सावधानी से ट्रीट करना होगा। सूर्य की पूजा करिए, रामचरितमानस का पाठ किया करिए, प्रत्येक दिन 1 पेज रामचरितमानस का पाठ करिए, स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी, है ना। उसके बाद कुंभ राशि कुंभ लग्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है नौकरी के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, साहस के लिए, शत्रु दमन के लिए, शत्रुओं पर विजेता बनने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं के दमन, हर एक तरीके से कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी और हर एक सेक्टर में, मतलब ये लाभ देने वाला बनेगा। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां आपको प्रेम प्रकट करने में दिक्कत होगी। विश्वास करने से पहले विचार करना होगा। दोस्ती का, मित्रता का हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा स्टडी कर लीजिए, उसके पास्ट को समझिए, है ना। मीन राशि के जातकों को सावधान होना होगा, व्यय पर नियंत्रण भी रखना होगा।
आमदनी असंतुलित ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा, पेट में गड़बड़ी स्वास्थ्य में ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा। क्लियर है? इतनी सारी बातें मीन राशि मीन लग्न के जातकों को समझनी होगी। यश मान पद प्रतिष्ठा पे अगर प्रश्न चिन्ह लगे और आपको अगर कोई संशयों की दृष्टि से देख रहा है तो समझ लीजिएगा कि अभी आपका समय ठीक नहीं है। कल होगा, दशा बदलेगी, गोचर बदलेगा, सब आपके पक्ष में आ जाएंगे। उपाय के तौर पे कुंभ राशि के जातकों को सूर्य अर्घ, नियमित दिनचर्या का पालन, घर की सफाई, यहाँ पे भी सूर्य अर्घ आवश्यक होगा। थोड़ा सा दाल, चना दाल वगैरह हो जाए तो दान कर सकते हैं, है ना। गाय की सेवा वगैरह हो जाए तो भी कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान वगैरह हो जाए तो कर सकते हैं। आमदनी पे लेकिन फिर भी आपको बजट बना करके खर्च करने की आवश्यकता होगी। ये रहा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सूर्य का कर्क राशि में गोचर फल। क्लियर है? जहां मैंने पॉजिटिव कहा है वो पॉजिटिव है, जहां मैंने नेगेटिव कहा है वहां आपको सावधान रहना है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। बीच में भगवान विष्णु आते हैं, हे भोलेनाथ ब्रह्मा को छोड़ दीजिए। इन्होंने निश्चित रूप से धृष्टता की है, पर क्या कहा? ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, इनके मार दिए जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं रहेगा। कल किसी ने कहा था, राम्या जी ने पूछा था मेरे प्रश्न इसी पे कि अच्छा होता कि ब्रह्मा जी को भगवान भोलेनाथ समाप्त कर देते, ये सृष्टि का चक्र ही समाप्त हो जाता। क्योंकि भगवान विष्णु बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इनका काम सृष्टि का निर्माण है। जब आप इनका समापन कर देंगे तो फिर ये आरंभ कैसे होगा? और चूंकि आप ही के तो एक स्वरूप में ये उपस्थित हैं, आप ही तो ब्रह्म हैं, आप ही तो विष्णु मैं बना हूं और आप ही तो साक्षात सभी हैं। चूंकि ये शिव पुराण की कथा चल रही है, इस वजह से सब कुछ तो आप ही हैं, ऐसा भगवान नारायण ने कह करके उनकी स्तुति गाई है। तब जाकर के भगवान भोलेनाथ को उन पर दया आती है। फिर भी आगे क्या होगा ये पता चलेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशि फल कहें या गोचर फल कहें, जो भी था, समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।